सो वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 ग्रेविटेशन टुडे। तो ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी चीज़ जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो हर एक चीज़ धरती पे आकर ही क्यों गिरती है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम मैग्नेट से किसी मेटल की चीज़ को पास में लाते हैं, किसी मेटल की चीज़ को, तो वो मैग्नेट से चिपक जाती है। तो चलिए वहाँ तो हमें पता लगा कि मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चीज़ उससे चिपक गई। लेकिन हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो धरती के ऊपर ही वापस आकर क्यों गिरती है? वो ऊपर ही अंतरिक्ष में क्यों नहीं चली जाती? तो इसके पीछे भी तो कोई राज होगा। चलिए देखते हैं। Gravity is one of the most basic forces in the universe. It plays a fundamental role not only in the structure of our solar system but also in the way objects behave on Earth. In this section, we will talk about gravity on a small scale. We will discuss topics such as weight, free fall, and ballistics. We will learn the physics of phenomena we experience daily and take for granted. तो ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्स की सबसे बेसिक फोर्स है, क्योंकि आपको पता है जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। बहुत सारे पत्थर, स्टोन्स के बड़े बड़े टुकड़े जिसको हम एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स बोलते हैं, वो सब अंतरिक्ष में घूमते हुए पाए जाते हैं। अब अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाएं, अपनी दिशा भटक जाएं, तो क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये ग्रह छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये ग्रह अपनी दिशा भटक के दूसरे की लाइन में, दूसरे की ऑर्बिट में चले जाएं तो क्या हो? ये वैसा ही होगा कि दो कारें अपनी अपनी साइड में जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो एक ही जगह पर आ जाए, एक ही लाइन में, और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी ज़बरदस्त टक्कर होगी, वही यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर किस प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं वो सब मूव करते हैं, तो ये सब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, और इसी के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ग्रेविटेशन जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स जो है ना यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है। ग्रेविटेशन मे बी द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ। ग्रेविटेशन मे बी द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच कर रखती है, ये भी बोल सकते हैं हम। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके बराबर होती है? ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास मैंने बताया था पिछले क्लास के अंदर मास क्या होता है, तो उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि अगर सपोज एक का वेट 10 kg है और दूसरे का वेट 5 kg है, तो 10 5 द 50, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द masses of the objects, product of the masses of the object, and inversely proportional to the square of the distance between them। और अगर उनके बीच का डिस्टेंस समझो r है तो वो r स्क्वायर के बराबर है, लेकिन नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू GMM। यहाँ पर आप देख रहे हो जो M है, एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m है, और ये कैपिटल और स्मॉल m जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास हैं। समझो कि एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है और दूसरे का स्मॉल m है, तो m इंटू m यानी कि मास इंटू मास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि r स्क्वायर। r क्या है? उनके बीच में डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। तो यही हमारी यहाँ पर बताया गया है कि द फोर्स इज, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अंडरस्टूड? नाउ इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। If the body is thrown upward, it reaches at a certain height and then falls downward due to the Earth's gravity. Gravitation may be the attraction between objects in outer space. Example, attraction between Earth and Moon, attraction between the Sun and planets. अब हम बात करें ग्रेविटी की, तो जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंकेंगे तो वो वहाँ ऊपर गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी।
जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, बॉल थ्रो करेंगे, ऊपर जाके एक सर्टेन हाइट पे जाएगी और फिर वो वापस नीचे आएगी। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के कारण ही ऐसा होता है। तो ग्रेविटी जो है वो हर एक चीज़ को पृथ्वी के अंदर वापस ले आती है, दिस इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशन है ये आउटर स्पेस के अंदर यानी कि अंतरिक्ष के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी होती है, वहाँ भी ये काम करती है। कैसे? आपने देखा है मून, सन। अब हमारे अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में और दूसरे प्लैनेट के बीच में एक सर्टेन गैप है और वो गैप उतना ही रहता है। तो ये फोर्स की वजह से, कि वो फोर्स की वजह से एक ही लाइन में अपने अपने घूमते हैं, अगर उनके बीच में ऐसी फोर्स ना हो तो वो आपस में टकरा जाएंगे। क्या हो बेटा? पढ़ना है? जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन और प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वहां भी काम करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी विल स्टडीइंग अबाउट ग्रेविटी, अ नेचुरल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटी क्या है? एक नेचुरल फोर्स जो अर्थ के सेंटर की तरफ इसको पुल करती है, हर एक चीज को, यानी कि अर्थ की सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है, हर एक चीज को वो अपनी तरफ पुल करती है। इट इज ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या करती है? कीप्स द मून ऑर्बिटिंग। मून जो है वो मूव करता रहता है अर्थ के चारों तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। इट होल्ड्स स्टार्स टुगेदर, स्टार्स भी अपनी जगह पर रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड बाइंड्स गैलेक्सीज टुगेदर फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, प्रिवेंट्स प्लैनेट्स फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर्स। ग्रेविटी के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो बनी रहती हैं। अगर ग्रेविटी ना हो तो गैलेक्सी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे से दूर जाने लगे, तो कहीं भी भटकते रहें। ग्रेविटी के कारण ही प्लैनेट्स जो हैं एटमॉस्फेयर लूज नहीं करते हैं। प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, पता है ना? एटमॉस्फेयर, जैसे अर्थ के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है। तो अगर ग्रेविटी ना हो तो एटमॉस्फेयर लूज हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है। अगर ग्रेविटी ना हो, जैसे कि एक हाइड्रोजन वाला गुब्बारा लेकर हम हाथ में बैठे हों, जब तक हम पकड़ के रखेंगे तो रहेगा, जैसे ही हमने थोड़ा छोड़ा तो वो उड़ जाएगा। तो ग्रेविटी इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठी हुई है। आगे हम पढ़ेंगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो देखते हैं, चलिए। The universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये वही जो मैंने आपको समझाया अभी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन की यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये लॉ एप्लीकेबल रहती है। वो कौन सी है? वो यहाँ पर आपके सामने दी गई है। इट इज F इजिकल टू Gm/d²। d यहाँ पर है डिस्टेंस, कैपिटल M और स्मॉल m जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास है। m मतलब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड m स्मॉल m मतलब मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। d मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में दूरी कितनी है वो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो दो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दो आप यहाँ पर प्लैनेट्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के, इसका मास हमने m माना कैपिटल M और दूसरे का हमने माना स्मॉल m मास, और फिर उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। तो अगर हमें उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, F ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि वो कितनी फोर्स से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर, मतलब टिके हुए एक दूसरे के साथ, कितनी फोर्स से, तो वो निकालने के लिए हम करेंगे G, दैट इज M/m/d²। यहाँ पर F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G को क्या बोलते हैं? कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देम। द SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो आप SI यूनिट जो देख रहे हैं, ये भी आपको याद रखनी है कि ग्रेविटेशन की SI यूनिट होती है ये, और उसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन। ये सब आपको याद रखना है SI यूनिट के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। पहला, हाउ द बिग ऑब्जेक्ट्स आर, कि वो कितने बड़े हैं।
बड़े होंगे तो मास बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, तो पहला उस पर डिपेंड करता है, उनकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अगर मास बड़ा है तो ग्रेविटी भी इसकी ज़्यादा होगी। हाउ फार और अपार्ट दे आर, और दूसरा देखना पड़ता है वो एक दूसरे से कितनी दूर है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें कि हमें किसी दो ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा उसका साइज़ कितना है, यानी कि उसमें मास कितना है, और दूसरा उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा अगला टॉपिक फ्री फॉल। तो हमने ग्रेविटी के बारे में देख लिया, ग्रेविटेशन के बारे में देख लिया क्या होता है ये। अब हम देखेंगे फ्री फॉल, यानी कि ग्रेविटी जो पृथ्वी के अंदर है, जो उसको अपनी तरफ, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। फ्री फॉल क्या है? विद नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस falling objects can be considered freely falling objects of different shapes accelerate differently, stone versus feather। अब जब हम ऊपर से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसको कोई चीज़ रोकती है? नहीं, वो तो पृथ्वी, अर्थ के ग्रेविटी के कारण खींचे हुए फटाफट धरती पे जाके गिर जाते हैं। अगर हम एक पत्थर नीचे फेंकेंगे तो बहुत जल्दी नीचे जाएगा। एक फेदर, एक पंख चिड़िया का, किसी भी प्राणी का, तो वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हवा जो है वो रेजिस्ट करेगी, हवा रोकेगी उसको जाने से, लेकिन पत्थर जो है उसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए वो भार ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी जाएगा नीचे। लेकिन फैदर जो है वो हवा उसको रोक के थोड़ी देर ऐसे झूलता हुआ वो ज़मीन पे गिरेगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से पृथ्वी पे गिरेंगे। तो इसको बोला था फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई भी बॉडी जो है फ्रीली नीचे गिरती है उसको कहा जाता है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, अब जी जो है, जी हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी के कारण कितनी तेजी से नीचे आया। अभी तक हमने क्या देखा, जो चीज़ें पीछे पढ़ ली हैं उसमें से हमने एक टॉपिक अभी देखा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी, वो किस स्पीड से गिरेगी, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, उसको जी से दिखाया जाता है। द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जी जो है उसकी यूनिट भी सेम होती है जैसे एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही यहाँ पर इसकी होती है। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी शायद पुराने चैप्टर्स के अंदर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताती है कि फोर्स जो होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। ये है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इसके हिसाब से देखने जाएं तो फोर्स जो होती है वो एम ए होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर फ्री फॉल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाओगे तो उसका मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना करेगी वो डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। हाँ, फोर्स कितना लगाया गया है, उसका मास कितना, इन चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो आ रही है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, उसकी जो गति आ रही है किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह, क्योंकि जब ऊपर से आप चीज़ को छोड़ोगे तो ग्रेविटी उसको जिस स्पीड से खींचेगी वो वैसे ही नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ पर हम एम ए को रिप्लेस करेंगे एम जी से। तो जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर दिया गया है, तो हम, ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जनरल, लेकिन अगर हम फ्री फॉल, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि जो बॉडी जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही उसको हम ऊपर से छोड़ेंगे और नीचे गिरेगी, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो फोर्स होगी वो होगी एम इंटू जी। सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स नहीं हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी, ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, तो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी। और हमने पीछे आपको मैंने दिखाया था कि फोर्स होता है जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, देखा था हमने पीछे भी क्या देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी देन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये देखा था ना हमने। तो ये है किसकी वैल्यू? फोर्स की, एफ की वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि फोर्स की वैल्यू एम जी भी बता रखी है, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम जी और एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर।
तो दोनों सेम है, तो दोनों f की वैल्यू है, यानी कि अगर f की वैल्यू mg लिखी जा सकती है तो f की वैल्यू gm m अपॉन आर स्क्वायर भी लिखी जा सकती है। तो हम mg इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर करेंगे, यानी कि f जो है उसको रिप्लेस कर देंगे mg से और दूसरी तरफ हम f की जगह पर जी एम एम स्क्वायर ही लिखेंगे। तो इक्वेशन तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरफ स्मॉल m है, तो ये स्मॉल m इस बड़े स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अब यहाँ पर जो कैपिटल M है वो मास ऑफ द अर्थ है, और d जो है यानी कि d मतलब यहाँ पर r दिया गया है, d मतलब डिस्टेंस, तो r भी हमने डिस्टेंस दिया था, कुछ जगहों पर हमने पीछे d भी लिया था, और r एंड d बोथ डिनोट डिस्टेंस। तो यहाँ पर r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर है अर्थ से, ये डिस्टेंस उसको डिनोट करता है। नाउ फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ r। अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर है, यहाँ पड़ा हुआ है, अभी मैंने बताया ऊपर था ये तो, लेकिन कोई धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए d डिस्टेंस जो करेंगे, डिस्टेंस है ही नहीं, अर्थ ये रही, अर्थ के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है तो डिस्टेंस है उनके बीच में, है ही नहीं, वो तो जुड़े हुए चिपके हुए एक दूसरे से। लेकिन इस केस के अंदर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेके ऊपर तक का जो पार्ट रहेगा उसको हम रेडियस यानी कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी सेम ओनली, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जैसे हमने पीछे इक्वेशन की वही सेम इक्वेशन यहाँ पर भी आपकी होगी, बस डिस्टेंस का फर्क आएगा। अब हम बात करेंगे मास और वेट की। मास और वेट क्या होता है? मास इज अ फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, यू हैव द सेम अमाउंट ऑफ मास नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। देखो मास किसको कहा जाता है, अब आप एक किलो का पत्थर इस धरती पे वजन करोगे तो कितना आएगा उसका वजन, 1 किलो, लेकिन उसको अंतरिक्ष में ले जाओगे तो वहां उसका वजन 1 किलो आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन उसका जो मास है वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहता है, लेकिन वेट जो है वो अलग होता है। तो मास जो है वो हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, कि कितनी चीज से वो बना है, पत्थर के अंदर कितना कंटेंट है उसको बोलते हैं मास। फिर उसको आप यूनिवर्स में कहीं ले जाओ वो तो वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें कि अब हम शर्ट लेने जाते हैं हमारे देश के अंदर, अब यहाँ पर हम शर्ट लेंगे तो शायद हमको 100 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन वही चीज़ हम किसी और कंट्री में जाके लेंगे, वहाँ पे वो बोलेंगे $100, तो वहाँ पे डॉलर होगा, तो हमारे यहाँ के डॉलर के हिसाब से हमें तो भाई समझो वहाँ पे $500 की मिली या $100 की, मतलब $10 मांगे उसने, तो $10 का मतलब भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो 500 रुपये हुए। कॉमन डॉलर कोई भी कंट्री का ले लो, 70 रुपीज़ नहीं काउंट करें, 50 रुपीज़ काउंट करेंगे तो वहाँ पर 500 रुपये देने पड़े, और हमारे यहाँ पर हमने उसको 100 रुपये दिए थे, वहाँ हमें 500 देने पड़े, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि रुपया हमारा जो है वो यहाँ पर 100 का चला और वहाँ पर हमें 500 देना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू, टी शर्ट तो यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है, ठीक है। लेकिन वहाँ जब हम गए तो उस कंट्री के हिसाब से पेमेंट करना पड़े, जब हम यहाँ आए तब हम हमारे हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो वैसे ही जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब आप कहीं भी ले जाओगे उसके अंदर कितना मैटर है वो तो पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम ही रहेगा। वेट इज नॉट फंडामेंटल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस इन द यूनिवर्स। वेट जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्स के किस हिस्से में वो है। वेट इज अ फोर्स, वेट एक तरह से देखा जाए तो फोर्स है। वेट कैसे होता है, जब आप किसी भी वेइंग स्केल के ऊपर चीज़ को रखोगे तो वो चीज़ उसके ऊपर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ। आप मशीन होती है ना वजन करने वाली, उसके ऊपर खड़े रहते हैं तो उस वजन की मशीन के ऊपर जोर आता है, वजन आता है, तभी उसका कांटा चलता है। तो इट इज़ अ फोर्स, वी कैन से इट इज़ द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी विद मास m बाय द ऑल द अदर बॉडीज ऑन द यूनिवर्स। इसको हम डिनोट कर सकते हैं वेट, यानी कि Fg इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mg, वेयर me इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। हम वजन कैसे करते हैं, हवा में लटक के करते हैं वजन, हम अर्थ के कांटेक्ट में होते हैं तभी वजन होता है, वो मशीन कांटेक्ट में होगी उसके ऊपर हम खड़े होंगे तब वजन होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, वही फॉर्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो पीछे किया हमने, बस यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, m जो है
एक m रहेगा हमारा me यानी कि मास ऑफ अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, हम लोग, हमारा मास, और डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं वेट ऑन मून। मून के ऊपर हमारा वजन कितना है, वेट ऑन द मून। द मास ऑफ द मून इज लेस देन मास ऑफ द अर्थ। अब अर्थ जो है वो बड़ी है और मून छोटा है, यानी कि मून का मास कम है और हमारी अर्थ का मास ज़्यादा है। सो द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन द अर्थ। तो इस कारण से मून जो है वो कम फोर्स देता है, लगाता है, और अर्थ जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अगर आप मून पे जाते हो किसी चीज को लेकर तो वो अर्थ से 1/6 मिलेगी। आपने कभी कोई वीडियो देखा हो पुराना, या डिस्कवरी जैसे चैनल पे आपने देखा हो कि वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स अगर जाते हैं तो वो बहुत अलग तरीके का सूट पहना होता है और वो चलते नहीं है, थोड़ा थोड़ा उड़ने जैसा फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर वजन 1/6 हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर वजन हम बात करें 60 किलो है तो वहाँ 10 किलो होगा मून के ऊपर। The weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object, and the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. अब दोनों में फर्क देख लो, ये मून है, ये अर्थ है। अब हम यहाँ पे खड़े रह के अपना वजन करेंगे, यानी कि जितने फोर्स से अर्थ हमको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ वो हमारा वेट हो गया। लेकिन जब हम मून पे गए तो मून जितने पावर से हमको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ वो हमारा वेट हो गया वहाँ पे। तो जैसे हमने देखा कि मास विल बी सेम बट वेट इज डिफरेंट। तो मून के ऊपर हमारा वजन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दिया गया है सेलेस्टियल बॉडी यानी कि अर्थ, उसका मास और उसका रेडियस, ये दोनों चीजें यहाँ पर दी गई हैं और मून का रेडियस भी बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे थ्रस्ट या प्रेशर के बारे में। थ्रस्ट और प्रेशर ये क्या होता है? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। थ्रस्ट कहा जाता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस ये रहा, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसको कहा जाता है थ्रस्ट। और प्रेशर कहते हैं यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको कहा जाता है प्रेशर। यूनिट एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया, भले वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, एटसेट्रा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसका SI यूनिट भी दिया गया है, इसको कहा जाता है पास्कल, PA मतलब पास्कल। आगे है हमारा टॉपिक देवो चेक करो आगे। सो फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। फ्लूइड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर देता है। आपने देखा होगा पानी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं देता। जब टंकी टूट जाए तो चारों दिशाओं में पानी बिखरने की नौबत आ जाती है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड्स इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर अगर फ्लूइड के ऊपर दिया जाए या प्रेशर फ्लूइड्स के ऊपर यानी कि लिक्विड, फ्लूइड मतलब लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो सब डायरेक्शन में इक्वली वो डिवाइड हो जाता है। याद हो गया चैप्टर? नाउ buoyancy. When an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force. This property is called buoyancy or upthrust. आपने नोटिस किया होगा जब हम सुबह सुबह नहाते वक्त जो पानी का बकेट रहता है हमारा, उसके अंदर एक खाली मग को हम ऐसे करके डुबोएं उल्टा करके, तो क्या होता है वो मग को ऊपर धकेलता है, यानी कि प्रेशर ऊपर की तरफ आता है। तो ये कहाँ से प्रेशर आया? पानी के अंदर कौन होता है जो आपको धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ? कौन धक्का मार रहा है पानी से ऊपर की तरफ आपको? कोई नहीं मार रहा है, ये पानी की फोर्स है। दिस इज कॉल्ड द ब्यूएंट फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? ब्यूएंट फोर्स। और ये जो पानी की लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्यूएंसी और अपथर्स्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में एक ग्लास के अंदर पानी है और पानी के अंदर हमने एक आइस का टुकड़ा डाला तो आइस का टुकड़ा ऊपर तैरने लगेगा। अपने आप क्यों तैरने? हम देखा जब हम फेंकेंगे ऊपर से तो नीचे चला जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा दोबारा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ब्यूएंसी। कौन सी फोर्स है? ब्यूएंट फोर्स है। नाउ टेक सम वाटर इन अ बीकर, टेक अ पीस ऑफ कॉक और एन आयरन नेल इन द सेम मास, place them on water, the cork floats and the nail sinks. If the density of an object is less than the density of a liquid, it will float on the liquid, and if the density of an object is more than that of the
लिक्विड इट विल सिंक इन द लिक्विड। अब बड़ी बड़ी शिप्स पानी के ऊपर तैरती हैं और छोटा सा पत्थर डूब जाता है। डूब जाता है ना, पत्थर को फेंकोगे तो डूब जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका मास लिक्विड के मास से कम है तो वो तैरेगा, और अगर उसका डेंसिटी अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो डूब जाएगा। समझे? तो ये सारा खेल किसका है? डेंसिटी का। अगर डेंसिटी कम होगी तो तैरेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Archimedes principle states that when a body is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें एक बीकर के अंदर एक पत्थर को लटकाया जा रहा है। क्या लटकाया जा रहा है? पत्थर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है हमको? वो बताता है कि अगर हम किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शली पूरा उसमें डुबो दें लिक्विड में, यानी कि एक बीकर में हमने पानी लिया, उसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया, और वो पत्थर हमने पूरा अंदर फेंक दिया या फिर उसमें लटका के रखा, तो पानी उस पर फोर्स तो लगाएगा ना, जैसे हमने बताया कि ब्यूएंट फोर्स तो लगाएगा। वो जो फोर्स लगाएगा वो कितनी होगी पता है? वो उतनी होगी जितना पानी उससे डिस्प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास फुल भरा हुआ है, कंप्लीट भरा हुआ है, आपने उसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया तो क्या होगा? पत्थर नीचे चला जाएगा, और क्या होगा? उस ग्लास में से पानी बाहर गिर जाएगा, थोड़ा पानी उसमें से बाहर गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल जब बाल्टी भरी होती है, पानी की पूरी भरी हुई है, और आप उसके अंदर अपना हाथ डालकर या पानी का मग निकालने की कोशिश करते हो तो पानी बाहर बिखर जाता है, गिर जाता है। तो ये पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर डालते हैं, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस करते हैं कि उसके वजन के बराबर बोलो, या जितना पानी वो डिस्प्लेस, उसको जगह चाहिए जितनी, उतना पानी बाहर आकर गिर जाएगा। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वजन जो बताया गया है 0.67 बताया गया है इस पत्थर का, और जब इसको पानी में डुबोया गया तो पानी में डुबोने के बाद ये लगभग 0.40 न्यूटन तक अंदर गया, और इसके अंदर जाने से कुछ पानी बाहर निकला। तो जितना पानी बाहर निकला उतनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है। यह है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए ये वो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस का डेंसिटी टू वाटर्स डेंसिटी, यानी कि पानी की डेंसिटी और उस सब्सटेंस की डेंसिटी को लिया जाए, तो इस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज एंड हैज़ नो यूनिट। ये रेशियो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का निकलेगा, किलोग्राम, ग्राम, सेम क्वांटिटीज का, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं जिसमें 1 मार्क क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस भी आपके सामने दिए गए हैं।